एक देश है यमन, जिसकी आबादी है महज 41 मिलियन। 1990 में यहाँ एक विद्रोह होता है। कुछ हजार स्टूडेंट्स इस विद्रोह के स्वर को उग्र करते हैं। यह विद्रोह वहाँ के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ किया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते इस विद्रोह को ईरान, उत्तर कोरिया, लीबिया और हिजबुल्लाह जैसे देश और संगठन समर्थन देने लगते हैं। बिलीविंग यूथ के नाम से चलाए जा रहे इस विद्रोह के स्वर इतने उग्र हो जाते हैं कि गृह युद्ध के कारण बनता है। इतना कोराम मचता है कि अमेरिका की नाक में दम कर देता है। यह विद्रोह था हूती विद्रोह, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय टकराव बन चुका है, जिसमें अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और अन्य कई देश शामिल हो सके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे कोई देश अपना बदला लेने के लिए ऐसे संगठन को पनाह देता है जो उनका स्वार्थ साधने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। यमन का एक शहर है सना। यहीं 1990 के दशक में स्टूडेंट मूवमेंट द बिलीविंग यूथ की शुरुआत हुई। इस मूवमेंट को शुरू करने वाले थे हुसैन बेदर्दी। मकसद था जायदी इस्लाम का पुनर्जागरण। जायदी सिया इस्लाम की एक शाखा है। यमन में 1000 साल तक जायदी शासक की हुकूमत चली, मगर 1962 में आखिरी शासक इमाम अहमद की मौत हुई तो सब कुछ बदल गया। देश सिविल वॉर में धंस गया। यमन 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद कुछ सालों तक यमन में खींचतान चली। फिर 1978 में नॉर्थ यमन में एक आर्मी अफसर राष्ट्रपति बना। नाम था अली अब्दुल्ला सालेह। बाद में नॉर्थ और साउथ यमन का विलय हुआ। नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ यमन। मगर सत्ता असल में अली अब्दुल्ला सालेह के हाथ में रही। सालेह ने सऊदी के साथ मिलकर यमन में सुन्नी खिलाफी सोच को बढ़ावा दिया। इधर जायदी का वजूद सिकुड़ने लगा तो इसे बचाने के लिए युवाओं को जोड़ना शुरू हुआ। संगठन बना द बिलीविंग यूथ। यह संगठन यमन के उत्तर में धीरे धीरे फैलने लगा। सालेह सरकार से मांगे बढ़ी, मगर सुनवाई नहीं हुई। 10 सितंबर 2004 को अली अब्दुल्ला सालेह को सेना ने मार गिराया, लेकिन आंदोलन शांत नहीं हुआ। साल दर साल सरकार और हुतियों के बीच झड़पें होती रहीं। सऊदी अरब ने खुलकर सरकार का साथ दिया, मगर हुतियों ने पहाड़ी के इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सिर्फ पहाड़ियों तक नहीं, इराक और ईरान तक हुतियों की पकड़ मजबूत होती गई थी। हुतियों की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी थी, इसके लिए 1 साल पहले की घटना देखना जरूरी है। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला होता है। ये 20 मार्च की वो तारीख थी जब इराक में जैविक हथियार होने के शक की बुनियाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति बुश इराक में युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। यही वो दौर था जब अमेरिका के एक आदेश पर अमेरिका नौसेना की क्रूज मिसाइल ने इराक की राजधानी बगदाद में कई जगहों पर हमले किए। सिर्फ 21 दिनों में अमेरिका ने इराक के तमाम बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन ठीक इसी वक्त इराक में अमेरिका के विरोध का नारा लग रहा था। यह नारा था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो। ये नारा और कोई नहीं, हुती लगा रहे थे। हुतियों के इस आंदोलन को धीरे धीरे सपोर्ट भी मिल रहा था। यह सपोर्ट इजराइल के खात्मे, गाजा पट्टी पर अधिकार और रेड सी पर वर्चस्व की लड़ाई के लिए मिल रहा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईरान पर हुती विद्रोह को बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और फंडिंग देने के आरोप लगते रहे हैं, तो वहीं उत्तर कोरिया हुती विद्रोही को गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी सप्लाई कराता रहा है। लीबिया में जहां मुअम्मर गद्दाफी की सरकार ने विद्रोहियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी, तो वहीं हिजबुल्लाह को लेबनान स्थित शिया आतंकवादी संगठन हुती विद्रोह का गुरिल्ला युद्ध तकनीक सिखाता रहा। हमास जो गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा था, उस पर भी फिलिस्तीन संगठनों और विद्रोही को रॉकेट लॉन्च और ड्रोन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के आरोप लगते रहे। इन सब देशों का मकसद सिर्फ एक ही था, इजराइल का खात्मा। इसलिए वो हिजबुल्लाह और हमास की तरह ही इस संगठन का प्रयोग करते रहे। ऐसे में वो साल आया जब यमन में हुतियों का आतंक बढ़ गया। 2014 शुरुआत में ही यमन में हुती राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गए और सना प्रांत पर नियंत्रण हासिल कर लिया। साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे हुती विद्रोहियों का यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण हो गया। हिजबुल्लाह की तरह हुती विद्रोह का भी ईरान का ही सपोर्ट था। अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ आंदोलन चलाने के साथ ही हुती विद्रोह मजबूत होने लगे थे। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि ऐसे में राष्ट्रपति हदी यमन छोड़कर भाग गए। इससे हुतियों का कई जगहों पर कब्जा हो गया। जहां 30% यमन का हिस्सा हुतियों के पास है, तो वहीं हुती इराक की दम पर रेड सी में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे। 4 महीने पहले हुती विद्रोह ने रेड सी में अमेरिका वॉरशिप पर कई हमले भी किए थे।
इस पर हाल ही में ट्रंप ने भी यही कहा था कि इन हूती आतंकवादियों को ईरान फंड कर रहा है। ये आतंकी अमेरिकी विमानों पर मिसाइलें दाग रहे हैं और हमारे सैनिकों और सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये एक आतंकी संगठन नहीं है। इसी की तरह हमास को भी कई देशों से सहायता मिलती रही है और वो भी रेड सी पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसका समर्थन करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर ईरान और तुर्की का नाम आता है। विदेशों से आया पैसा गाजा पट्टी का पूरा प्रशासनिक कंट्रोल रखने वाली फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी द्वारा हमास तक पहुंचाया जाता है। ईरान, उत्तर कोरिया, लीबिया, तुर्की और सीरिया जैसे देश हूती और हमास जैसे संगठनों का प्रयोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं। हूती विद्रोही केवल यमन का मसला नहीं रहा, बल्कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बन चुका है। रेड सी पर वर्चस्व, इजराइल का खात्मा और अमेरिका को कमज़ोर करना इन संगठनों का अंतिम लक्ष्य है। ऐसे में अब सवाल यही है कि अमेरिका और इसके सहयोगी इन संगठनों को ख़त्म कर पाएंगे। क्या हूती और हमास आगे और भी ताकतवर होंगे? क्या यह संघर्ष एक नए युद्ध की शुरुआत करेगा? देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।